हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज फिर से हम आपके सामने सबसे पहले लेकर आए हैं यूट्यूब पे फ्यूचर ग्रुप वर्सेस अमेजोन का जो केस चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में, उसकी लेटेस्ट अपडेट्स और बताएंगे पूरा केस वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, जिस तरीके से उसे प्रेजेंट किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट में। तो आप अगर चैनल पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि सारी अपडेट्स फ्यूचर ग्रुप की डील से लेकर अभी तक सबसे पहले यूट्यूब पर हमने डाली है, और साथ ही साथ वेब सीरीज़ का लिंक, पूरी जो डील से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट तक अभी तक का जो स्टेटस है हमारा, जो डिस्क्रिप्शन में आप उसकी लिंक देख सकते हैं। पूरी वेब सीरीज़ हमने बाई पार्ट बनाई है, तो आप जाकर उसे विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाली अपडेट्स सबसे पहले मिल सकें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज दिल्ली हाई कोर्ट में जो स्टेटस क्वो का ऑर्डर दिया गया था 2 दिन पहले, उस पर आज चर्चा होने वाली थी और उसको चैलेंज किया था फ्यूचर रिटेल ने कि हम स्टेटस क्वो के ऑर्डर को नहीं मानते हैं, और इसीलिए आज ये पूरा चैलेंज ऑर्डर रखा गया था। तो आज फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की तरफ से आए थे हमारे केस में हरीश साल्वे, जो कि सीनियर एडवोकेट है और काफ़ी जाने पहचाने एडवोकेट माने जाते हैं, और दूसरी तरफ से आए थे अमेजोन की तरफ से गोपाल सुब्रमण्यम, जो उनका नॉर्मल केस भी लड़ रहे हैं। अब स्टार्टिंग होती है केस की, स्टार्टिंग फिर वहीं से होती है कि किस तरीके से माना जाए कि आर्बिट्रेशन एक्ट, जो सिंगापुर का आर्बिट्रेशन एक्ट है, उस सिंगापुर का जो आर्बिट्रेशन कोर्ट है उसकी जो मेंटेनेबिलिटी इंडिया में मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पहला मुद्दा यहाँ पर निकल के आता है, जिसमें हरीश साल्वे ने बताया कि किस तरीके से एक इमरजेंसी अवार्ड कैन नॉट बी ए आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। तो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल ही केवल इंडिया में एप्लीकेबल है और उन्हीं के ऑर्डर इंडिया में एप्लीकेबल माने जाते हैं, जबकि जो सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो एक इमरजेंसी अवार्ड है जो इंडिया के लॉ में मान्यता नहीं रखता है, इसलिए हम उनके ऑर्डर्स को नहीं मानेंगे। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये पुट किया कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड एक पार्टी ही नहीं है, क्योंकि जो डील की गई थी वो की गई थी फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड और अमेजोन के बीच में, ना कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और अमेजोन के बीच में। तो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड इज़ नॉट ए पार्टी और वो कुछ भी कर सकती है अमेजोन से बिना पूछे, क्योंकि जो एग्रीमेंट किया गया है, 2 एग्रीमेंट हैं। पहला एग्रीमेंट किया गया अमेजोन और फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच में कि अगर अमेजोन, क्योंकि अमेजोन डायरेक्ट फ्यूचर रिटेल लिमिटेड पे पूरा हक नहीं जमा सकती, क्योंकि एफडीए की जो लिमिट है वो 49% ही है, और अगर फ्यूचर रिटेल लिमिटेड क्योंकि एक मल्टी ब्रांड एसेट है तो वहाँ पर उनका कोई भी हक नहीं बन सकता है, तो वहाँ पर वो डायरेक्टली एक्विजिशन नहीं कर सकती है। तो उन्होंने फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड बनाया, जिसमें मुकेश बयानी जी और उसके अलावा अमेजोन शामिल थे। तो अमेजोन ने यहाँ पर, अमेजोन का जो स्टेक था उसके लिए, अब यहाँ पर उनका मानना ये है कि अमेजोन से फ्यूचर रिटेल लिमिटेड का अगर कोई भी शेयर या एसेट सेल होगी तो वो अमेजोन से पूछा जाना चाहिए। बट जो पॉइंट रखा गया, साल्वे ने ये बताया कि क्योंकि बियानी जी और मतलब किशोर बियानी और उनकी जो प्रमोटर ग्रुप है, उन एंटिटीज़ का यहाँ पर जो स्टेक था वो 51% था, जबकि उनका 49% या उससे कम था। तो अगर फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ग्रुप प्रमोटर ग्रुप की कंपनी है, अगर वो यहाँ पे अप्रूवल दे देती है, जो अप्रूवल दे दिया गया है बिना अमेजोन से पूछे, क्योंकि उन्होंने कोई, यहाँ पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कोई खेद नहीं बताया, तो उन्होंने यहाँ पर अप्रूवल दे दिया और फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की डील रिलायंस के साथ की गई। बट अब फिर थोड़े टाइम बाद, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, जब यहाँ पर ये डील को वापस खुदारा गया, तो अमेजोन ने फिर यहाँ पर पॉइंट निकाला कि हमने तो फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड में इसलिए इन्वेस्टमेंट किया गया था क्योंकि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड में हमें इन्वेस्टमेंट करना था, क्योंकि हम उसमें डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर हरीश साल्वे ने यहाँ सब पे साफ साफ पॉइंट आउट करते हुए बताया कि किस तरीके से अगर वो ये पॉइंट रख रहे हैं तो इसका मतलब तो वो एफडीए के नॉर्म्स को खदेड़ते हुए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जो गलत है। और फेमा में, यहाँ पर फेमा की गाइडलाइंस का उन्होंने अंदेशा देते हुए बताया कि ये इंडिया के लॉ में वैलिडिटी नहीं रखता है, और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड अमेजोन के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखती है साइमल्टेनियसली। तो उन्होंने यहाँ पे साफ क्लियर करते हुए बताया कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड कभी भी इनकी पार्टी हो ही नहीं सकती, अमेजोन के साथ कभी उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया, कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया गया, तो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की डील के बीच में डाल नहीं सकते हैं अमेजोन वाले। तो उन्होंने साफ साफ ये भी बताया कि उन्होंने कि 25,000 लोग, अगर ऐसा होता है तो 25,000 लोग जो इन्होंने एम्प्लॉय किए हुए हैं वो भी यहाँ पर, उनको भी नुकसान होता है, साथ ही साथ जो स्टोर्स इसके कारण क्लोज हुए उनको भी नुकसान होता है। और तीसरी बात उन्होंने ये कही कि अगर अमेजोन वाली बात अगर मानी जाए तो इसके चक्कर में बैंक्स को पैसा नहीं मिलेगा, अमेजोन को भी पैसा नहीं मिलेगा, यहाँ की रिलायंस की डील नहीं होगी तो यहाँ पर रिलायंस को भी नुकसान होगा, तो तीनों को नुकसान होगा। जबकि अगर रिलायंस की डील होती है तो उन्होंने यहाँ पर अश्योर किया है कि जो भी सेटलमेंट किया जाएगा उसमें इन्वेस्टमेंट जो
1400 करोड़ रुपए, 1431 करोड़ के लमसम जो इन्वेस्टमेंट किया गया, 1413 करोड़ के लमसम जो इन्वेस्टमेंट किया है अमेजोन ने, उसका जो सेटलमेंट निकल के आता है वो हम देने को तैयार है। रिलायंस ने यहाँ पर उसके लिए हाँ भी भरी है। तो और उन्होंने कहा है कि हम एम्प्लॉइज़ को एक को भी नहीं निकालेंगे, उनकी भी लाइफ सेव होगी और उसके अलावा इन्वेस्टर्स का भी यहाँ पे फ़ायदा होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो हरीश साल्वे ने बताया कि केवल हमें इसी तरीके से नहीं सोचना चाहिए कि सब चीज़ें सही हो, इसके बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि इसका प्लसेस और माइनसेस क्या हैं और बिजनेस मॉडल किस तरीके से काम करता है। तो ये उन्होंने साफ साफ यहाँ पे बताते हुए बताया। और इसके अलावा साल्वे ने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे आज रखे, जिसमें उन्होंने पूरा प्रूव किया कि किस तरीके से एक आर्बिट्रेशन कोर्ट की मेंटेनेबिलिटी साबित होती है। और उन्होंने साफ साफ यहाँ पे सेक्शंस का रेफरेंस देखते हुए आर्बिट्रेशन एक्ट का और बताया कि किस तरीके से एक इमरजेंसी अवार्ड इंडिया के लिए मान्यता नहीं रखता है। अब आ जाते हैं कुछ और पॉइंट्स पे, जिनमें है 24,000 करोड़ की जो डील हुई थी, उसके बाद फिर से उन्होंने 25,000 एम्प्लॉइज़ का यहाँ पर सामना देते हुए बताया कि किस तरीके से ये डील यहाँ पर इन्फोर्समेंट होनी चाहिए। और फिर इसके बाद उन्होंने बताया कि हमारा जो अप्रूवल है सेबी, सीसीआई और इन सब से अप्रूवल मिल चुका है, बट केवल हमारा एनसीएलटी से अप्रूवल बाकी है। और अगर स्टेटस को की बात करी जाती है तो फिर सारा अप्रूवल जो हमने पहले ऑलरेडी ले चुके हैं उसको भी होल्ड पे रख देते हैं, जिसके कारण यहाँ पर रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप दोनों को भारी नुकसान झेलने को पड़ सकता है और इंसॉल्वेंसी तक फाइल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम ऑलरेडी एनसीएलटी में हमारा केस फाइल कर चुके हैं, बट क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टेटस को मेंटेन करने की बोला है तो इसके कारण हमारे को यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ सकता है, जो कि काफ़ी भारी हो सकता है। और फिर बाकी उन्होंने फेमा गाइडलाइंस का भी यहाँ पे काफ़ी बार अंदेशा दिया और बताया कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड इज़ नॉट ए पार्टी और उनका अमेजोन से कोई भी रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर फिर साल्वे ने पूरी तरीके से क्लियर करते हुए बताया कि इमरजेंसी अवार्ड इंडिया में कोई भी यहाँ पर पॉइंट नहीं रखता है और कोई भी मुद्दा नहीं बन सकता। तो फिर यही बात चलती रही और उसके बाद हम आ जाते हैं कुछ पॉइंट्स जो सुब्रमण्यम ने रखे हैं एट द एंड। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करते हुए लग रहा होगा, बट स्टिल आई एम डूइंग माई बेस्ट। अब आ जाते हैं हम कुछ जो पॉइंट्स रखे गए। ये साल्वे ने यहाँ पर फिर से इमरजेंसी अवार्ड को ही एक्सप्लेन किया है और सेक्शन 17 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट को एक्सप्लेन करते हुए पूरा प्रूफ बताया है कि किस तरीके से इंडिया के जो कोर्ट है उसमें इमरजेंसी अवार्ड की मान्यता नहीं मानी जाती है, जबकि आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल की ही मान्यता मानी जाती है। अब आ जाते हैं कुछ और पॉइंट्स पे जो उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो कोर्ट ने यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लिया, उसके बाद फिर पॉइंट्स रखे गए जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक सिंगल जज ने पहले उनके फेवर में ऑर्डर दिया, फिर उसके बाद उनके खिलाफ ऑर्डर दिया। जो लास्ट केस चल रहा था उसमें उनके खिलाफ ऑर्डर दिया गया और अमेजोन के इमरजेंसी अवार्ड को भी मान लिया गया। और साथ ही साथ उनके जो पॉइंट्स थे उन्हें रखने का भी मौका नहीं दिया गया। 4 बार उन्होंने 4 दिन का टाइम मांगा था, उसे भी नहीं दिया गया। और साथ ही साथ यहाँ पर ये तक बोल दिया गया कि स्टेटस को मेंटेन करो। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमें टाइम की कमी, शॉर्टेज देखने को मिली और एनसीएलटी में हमारा अगर अप्रूवल नहीं होता है तो इसके कारण हमें आने वाले टाइम में काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है। और उन्होंने काफ़ी पहले एक्सप्लेन किया, सिंगापुर का जो कोर्ट का रेफरेंस भी दिया और साथ ही साथ उन्होंने जो शेयर होल्डर एग्रीमेंट्स हैं उनकी भी कॉपीज़ यहाँ पर सबमिट की और बताया कि किस तरीके से अमेज़ोन यहाँ पर जानबूझकर इसमें अड़ंगे अपनाने की कोशिश कर रहा है। अब आ जाते हैं कुछ और पॉइंट्स पे जिसमें सुब्रमण्यम अब आते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरीके से आर्बिट्रेशन क्लोज का यूज़ किया जा रहा है और ऐसे रूल्स का उन्होंने देते हुए बताया कि किस तरीके से फ्यूचर रिटेल लिमिटेड एक पार्टी है और वो जब ऐसे ने बुलाया था, जब उनके रूल्स का उल्लंघन हुआ था तो वहाँ पर भी वो उन्होंने अपना पक्ष बताया कि उन्होंने वहाँ पर आए और उससे माना गया। और उन्होंने कहा कि इमरजेंसी अवार्ड किस तरीके से इंडिया में मान्यता रखता है और उन्होंने जो लास्ट ऑर्डर जो दिया गया था स्टेटस को वाला, जब वहाँ पर प्रूव किया गया था कि किस तरीके से एक इमरजेंसी अवार्ड एक आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल है, सुब्रमण्यम ने वापस फिर से वही रेफरेंस देते हुए बताया कि किस तरीके से वो अप्रूवल को इंडिया में एप्लीकेबल माना जाना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि अगर इनको सारे अप्रूवल मिल जाते हैं और एनसीएलटी से भी अप्रूवल मिल जाता है और स्टेटस को मेंटेन नहीं किया जाता है तो इसके कारण अमेजोन ने जो पॉइंट उठाया है उसकी मान्यता रद्द हो जाएगी। और क्योंकि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड पार्टी नहीं बचेगी और फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड में फिर कुछ बचा ही नहीं है तो अमेजोन को कुछ भी नहीं मिल पाएगा और साथ ही साथ इसमें भी सभी का नुकसान होने की संभावनाएं उन्होंने बताई है। जबकि साल्वे ने दूसरे तरीके से इसको ये प्रूव किया है कि
इसके कारण सबका फ़ायदा होगा क्योंकि एम्प्लॉइज़, इन्वेस्टर्स और उन्होंने और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू रखा था, जबकि सुब्रमण्यम ने रखा है केवल अमेज़न का पक्ष। और इसके कारण साल्वे ने यहाँ तक बोला है कि केवल ये अपने 1400 करोड़ के चक्कर में 25,000 करोड़ की डील को पूरा ध्वस्त करना चाहते हैं, जिसके कारण सभी का लॉस होगा। जबकि सुब्रमण्यम ने केवल हमेशा एक ही पक्ष रखा है कि ये डील नहीं हो, ये डील नहीं हो, ये डील नहीं हो। तो उन्होंने ये बताया कि इनको इससे कोई मतलब नहीं है कि अमेज़न को कुछ ना कुछ मिल रहा है, जबकि उनको इससे मतलब है कि रिलायंस की डील खत्म हो, ताकि क्योंकि वो उनके डायरेक्ट कंपटीशन में आता है। और उन्होंने ये भी बताया कि इन्होंने जब फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड के एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि वो रिलायंस के साथ डील नहीं कर सकता, तब तो फिर इसका ये मतलब नहीं है कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड भी रिलायंस के साथ डील नहीं कर सकता। तो उन्होंने ये भी क्लैरिटी देते हुए बताया कि किस तरीके से यहाँ पर अमेज़न ने रूल्स का उल्लंघन किया है। तो इस तरीके से आज ऑर्डर में पूरी क्वेरी रखी गई और उसके बाद एट द एंड वापस से हियरिंग को एडजेंट कर दिया गया है। और अब कल रिसेस के बाद, मतलब कि हाफ डे के बाद, इसमें हियरिंग कंटिन्यू की जाएगी। तो अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको पूरी डिटेल अपडेट्स हम आपको दे सकते हैं। और उन्होंने साथ ही साथ बताया कि अगर प्रोटेक्टिव, जो सुब्रमण्यम थे, उन्होंने बताया कि प्रोटेक्टिव ऑर्डर पास नहीं किया जाता तो एनसीएलटी में भी अप्रूवल मिल जाता और फिर फ्यूचर रिटेल लिमिटेड, जो हमने जिस तरीके से प्रूव किया है, वो पार्टी ही नहीं बचती। तो इसलिए स्टेटस क्वो का ऑर्डर होना ज़रूरी है। तो अगर आपको इसी तरह की अपडेट्स पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको और नई वीडियोज़ किस पे चाहिए। थैंक यू सो मच। Stay here, stay connected, stay invested. Thank you so much.